नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। वैज्ञानिकों का विश्व को बहुत से आविष्कार देने का योगदान रहा है। विल्हेम कॉनराड रॉन्जन भी एक ऐसे ही वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी खोज के जरिए मानवता को बहुत बड़ी सौगात दी। उनकी ये खोज आज बड़े रूप में चिकित्सा कार्यों में उपयोग होती है। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं संदीप भट्ट। 8 नवंबर 1895 को विल्हेम कॉनराड रॉन्जन ने एक्स-रेज की खोज की, जिसे उनके नाम पर रॉन्जन रेज भी कहा जाता है। ये खोज तब हुई जब वो एक बेहद कम दबाव की गैस का एक विद्युत प्रवाह में पारित होने की घटना का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पहली एक्सरे फोटोग्राफ अपनी पत्नी के हाथ की ली। Back in November of 1895, German physics professor Wilhelm Conrad Röntgen made an unexpected discovery that would transform science and the medical community forever. While working on an experiment with electricity currents, Röntgen noticed a mysterious light shimmering on a screen. When he put his hand between the light and the dark screen, he was able to actually see the bones in his hand. Röntgen called this strange discovery X-rays, and in December of that same year, he exposed photographic plates to the rays and recorded the first X-ray image, his wife's hand. 28 दिसंबर 1895 में उन्होंने एक्सरे पर पहला पेपर ऑन अ न्यू काइंड ऑफ रेज प्रकाशित किया। इसके बाद अगले 2 सालों में उन्होंने एक्सरे पर 2 और पेपर प्रकाशित किए। उनकी खोज की खबर तेजी से दुनिया भर में फैल गई। विश्व में अन्य वैज्ञानिक भी इसका डुप्लीकेट बनाने में लग गए। जल्द ही एक्सरे चिकित्सा कार्यों में उपयोग होने लगी। सबसे पहले ये अमेरिका में उपयोग में लाई गई। आज की तारीख में चिकित्सा पद्धति में एक्सरे ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं इसके खोजकर्ता रॉन्जन को। हमारी आज की पहली हस्ती लेखक हैं। उन्होंने अपने साहित्य के जरिए दुनिया को हिंदुत्व के बारे में बताया। इंग्लिश भाषा में लिखने वाले भारतीय लेखकों में उनका नाम बहुत बड़ा है। उन्होंने उपन्यास और लघु कथाओं को अपने साहित्य में बराबर जगह दी और इन्हीं में अपने हिंदुत्व पर गहराई से लिखा। उनकी जीवनी द सर्पेंट एंड द रोप में भारत और यूरोप में आध्यात्मिकता की खोज दिखाई गई है और इसी उपन्यास से वो अनोखी शैली के भारतीय लेखकों में गिने जाने लगे। उनका नाम है राजा राव। राव 8 नवंबर 1908 को हसन मैसूर में जन्मे। उनकी मां की जल्दी मृत्यु होने के कारण उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसे में वो भारतीय अंग्रेजी भाषा के साहित्य के करीब आए। इसके अलावा उनके दादाजी भी उनकी प्रेरणा रहे। हैदराबाद में उन्होंने मदरसा-ए अलिया में अपनी शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। स्नातक के लिए वो वापस मद्रास यूनिवर्सिटी गए और अंग्रेजी और इतिहास में डिग्री प्राप्त की। 1929 में पढ़ाई के प्रति जुनून के कारण उन्हें हैदराबाद सरकार ने एशियाटिक स्कॉलरशिप का पुरस्कार दिया। इस पुरस्कार का मतलब था कि वो छात्रवृत्ति लेकर विदेश में पढ़ने जा सकते थे। विदेश में पढ़ाई के लिए उन्होंने फ्रांस को चुना। फ्रांस में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलियर में पढ़ते हुए उनकी शैक्षिक जिंदगी का विकास हुआ। यहाँ उन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का साहित्य पढ़ा। 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने कन्नड़ जनरल के लिए लेख भी लिखे। 1939 में भारत वापस आकर
उन्होंने राजा राम मोहन रॉय से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक सबके साथ भारत की दशा बदलने पर विचार विमर्श किया। भारत की आजादी के अभियान में भी वो शामिल हो गए और उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। 1943 और 44 में उन्होंने बॉम्बे से प्रकाशित होने वाले पत्र टुमारो का सह संपादन किया। 1938 में उनका पहला उपन्यास कंथापुरा आया, जिसमें राष्ट्रवाद की झलक साफ दिखती है। महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों से अहिंसक लड़ाई का प्रभाव इस नॉवेल में साफ नजर आता है। 1947 में आया उनका कहानी संग्रह द काउ ऑफ द बैरिकेड्स गांधीवाद को भारत के अंग्रेजी साहित्य में और आगे ले जाता है। 1960 में उन्होंने द सर्पेंट एंड द रोप लिखा। ये भारत और यूरोप में धार्मिक सत्य को तलाशने की उनकी कहानी है। ये उनका मास्टरपीस माना जाता है। एक युवा की प्यार और आध्यात्मिक तलाश की कहानी है ये, जिसे वो अतीत में, भारत और वर्तमान में यूरोप में तलाशता है। इसके लिए उन्हें 1964 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद उन्होंने द कैट एंड शेक्सपियर लिखा। 1969 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। 1988 में राव जी को लिटरेचर के इंटरनेशनल न्यू स्टार्ट प्राइज से पुरस्कृत किया गया। जुलाई 8, 2006 को उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने 2007 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा। राव जी ने गांधी जी की जीवनी लिखी, जिसको उन्होंने द ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नाम दिया। अपने जीवन में वो मार्क्सवाद से लेकर गांधीवाद और बौद्ध धर्म और हिंदू उपनिषदों से खास तौर पर प्रेरित हुए। एक बहुत ही ज्ञानवान इंसान थे वो पढ़े विदेश में, लेकिन हिंदुत्व की गहराई उनके अंदर तक समाई थी। आज उनके जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड की पूरी टीम की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। इंसान का जज्बा ऐसा होता है कि वो तमाम हादसों के बाद भी झुकता नहीं। हमारी ये शख्सियत ऐसी ही जज्बे का उदाहरण है। एक पेशेवर फुटबॉल प्लेयर के तौर पर खेलते हुए उनके पैर पर अप्रत्याशित चोट लग गई, जिसके कारण उन्हें फुटबॉल छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना करियर होटल मैनेजमेंट में बनाया। इस करियर में उन्होंने ऐसी उड़ान भरी कि आज वो दुनिया के बेस्ट शेफ्स में गिने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गॉर्डन जेम्स रैमसे की। He's a man full of passion. He's very bullish. This guy's a bit extreme. Not standing any shit from anybody. Gordon's philosophy is get a big set of balls, use them. उनका जन्म 8 नवंबर 1966 को स्कॉटलैंड में हुआ था। मैदान में लगी चोट के बाद गॉर्डन ने लंदन का लोकप्रिय रेस्टोरेंट मैक्सिम्स ज्वाइन किया। इसी दौरान उन्होंने हार्वीज मार्को पियर वाइट्स साउथ लंदन रेस्टोरेंट में भी काम किया। मार्को पियर उस समय दुनिया के सबसे बड़े कुक माने जाते थे। उन्होंने रैमसे को ट्रेन किया। इसके बाद रैमसे ने 3 साल फ्रांस में बिताए और फिर लंदन के नए खुले ऑबरजीन रेस्टोरेंट में आ गए। इस होटल में उन्होंने 3 साल के अंदर ही खूब वाहवाही लूटी।
There's food, there's good food, there's great food in restaurants, and then there's Gordon Ramsay's. I mean, it just is the very best of the very best. If you're just talking about what's on the plate, I think he's right up there, and you know, he's one of the top chefs in the world. रैमजे ने इस रेस्टोरेंट में काफी मेहनत से काम किया, जिसके लिए उन्हें 1995 में केटीज का न्यू कमर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। उनकी पहली किताब पैशन फॉर फ्लेवर प्रकाशित हुई, जिसकी सफलता के बाद 1999 में उनकी दूसरी किताब पैशन फॉर सी फूड लोगों तक आई। लगातार मिलती कामयाबी से उत्साहित होकर रैमजे ने अपना ही एक रेस्टोरेंट खोल लिया। उनका ये फेम टीवी पर भी बहुत बढ़ा और टीवी शोज बॉइलिंग पॉइंट और हेल्स किचन के जरिए वो घर घर में जाने जाने लगे। केटीज 2000 में उन्होंने शेफ ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। साथ ही उनका रेस्टोरेंट यूनाइटेड किंगडम के टॉप रेस्टोरेंट्स के लिए नॉमिनेट भी हुआ। That's, for me, the most comforting scenario with Hell's Kitchen is that the better the reputation in terms of running a restaurant and how the show performs, the better the prize. And I can't think of a more fitting prize this year. इसी दौरान रैमजे ने अपना दूसरा रेस्टोरेंट भी शुरू कर दिया। 2001 में उन्होंने यूरोप के बाहर भी कदम बढ़ाए और दुबई में उन्होंने खोला वेर नाम का रेस्टोरेंट। होटल के जरिए तो रैमजे पॉपुलर हो ही रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा लोकप्रियता उन्हें हासिल हो रही थी अपने रियलिटी शोज के जरिए। टीवी शो हेल्स किचन ने उन्हें अमेरिका में भी पॉपुलर कर दिया और इसकी कामयाबी को देखते हुए उन्होंने गॉर्डन रैमजे एट लंदन के नाम से न्यूयॉर्क में भी एक और रेस्टोरेंट खोला। 2006 में उन्हें रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नियुक्त किया। इंग्लैंड के आतिथ्य उद्योग में रैमजे को सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बताया गया। इसी साल उन्हें कुलिनरी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। केटी अवार्ड में उनके रेस्टोरेंट को इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 3 केटी अवार्ड जीतने वाले अब तक केवल 3 ही लोग हैं। रैमजे ने अपनी कामयाबी के साथ दूसरे जरूरतमंदों का भी ध्यान रखा और खूब चैरिटी की। इसी के साथ वो लगातार 10 सालों से मैराथन में भी हर साल भाग लेते रहे हैं। 2005 में वो भारतीय शेफ मधुर जाफरी के साथ इंटरनेशनल डेवलपमेंट चैरिटी ग्रुप की एक चैरिटी कैंपेन में भी शामिल हुए। ग्रुप ने इससे $1 लाख यूरो का फंड जमा करने की भी कोशिश की, जिससे वो भारत में HIV और एड्स से जुड़े लोगों की मदद कर सकते थे। रैमजे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दक्षिणी लंदन में रहते हैं। 2005 में रैमजे दंपत्ति महिला चैरिटी ग्रुप विमेंस एड के एम्बेसडर भी बने। रैमजे कहते हैं कि बड़ा शेफ बनना है तो आपको बड़ी सोच के साथ काम करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने किया। मैंने पीछे मुड़ के परिस्थिति पर रोने की बजाय आगे बढ़ना सही समझा। मैं एक फुटबॉलर के तौर पर FA कप का टाइटल जीतना चाहता था, लेकिन एक शेफ के तौर पर 3 मिशेलिन स्टार्स मिलना उतना ही महान है। वो कहते हैं कि एक शेफ को आज के समय में शारीरिक और चारित्रिक रूप से फिट रहना चाहिए। भोजन बनाना एक जुनून का काम है, जिसके लिए अपना टेम्परामेंट बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। रैमजे अपने जुनून के प्रति अपने परिवार वालों का साथ देने के लिए धन्यवाद करते हैं। आज इनके जन्मदिन पर इस महान शेफ को सलाम। अब हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोटा करने में बहुत अहम योगदान है। वो अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उन्होंने पहले इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC को बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज भी मिला। इसके अलावा उन्होंने ही छोटे कैलकुलेटर और थर्मल प्रिंटर का आविष्कार किया था। उनका नाम है जैक सेंट क्लेयर किल्बी। जैक सेंट क्लेयर किल्बी आज ही के दिन 1923 में जेफरसन सिटी मिसूरी में जन्मे थे। उनके पिता इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे और छोटी सी इलेक्ट्रिक कंपनी चलाते थे। आगे चलकर जैक को रेडियो ने अपनी ओर आकर्षित किया। इसके लिए वो मेहनत से पढ़ने लगे और जल्द ही उन्हें फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन लाइसेंस मिल गया। उन्होंने अपना ही रेडियो स्टेशन विकसित किया और उसे चलाने लगे। हाई स्कूल में वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की भी सोच रहे थे।
This was certainly the beginning of my interest in electronics. It convinced me that I wanted to study electrical engineering. विज्ञान के प्रति उनकी रुचि को देखते हुए उनके माता पिता ने उन्हें द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में पढ़ने के लिए भेजा। उन्हें यहाँ आए हुए सिर्फ 4 महीने ही हुए थे कि अमेरिकी नौसेना के बेस पर्ल हार्बर पर आक्रमण हो गया। ऐसे में अमेरिकी सेना की टुकड़ियों को आपस में संपर्क करने के लिए रेडियो की आवश्यकता थी, लेकिन उस समय के रेडियो आकार में बड़े और भारी थे। इस समय सेना की सेवा करने के लिए जैक अपना योगदान दे रहे थे। जैक कोलकाता आए और यहाँ से रेडियो के पार्ट्स ले गए जो छोटे और हल्के थे। इस तरह उन्होंने छोटे रेडियो का निर्माण किया। इसके बाद वो वापस यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने 1947 में अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। जैक ने बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से एमएस की डिग्री भी पूरी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो सेंट्रल लैब डिवीजन ऑफ ग्लोब यूनियन इनकॉर्पोरेटेड में काम करने लगे। यहाँ उन्होंने सेमीकंडक्टर का विकास किया, लेकिन आविष्कारों को लेकर ज्यादा मौकों की तलाश में वो अपनी पत्नी के साथ टेक्सास के डैलस शहर में आ गए और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में वो काम करने लगे। कंपनी ने उनकी प्रतिभा को जाना और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को छोटा करने का काम दे दिया। इसी साल जून में उन्होंने अपनी निर्माण की प्रतिभा को दिखाया और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का प्रस्ताव सामने रखा। उन्होंने इसी कंपनी में रॉबर्ट नॉइस के साथ पहले इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने पर काम किया। जैक आईसी को आकार में छोटा और सरल बनाना चाहते थे। उन्होंने ये देखा कि अगर वो पार्ट्स के बीच तारों को खत्म कर देते हैं तो डिवाइस छोटा हो सकता है और साथ में वो डिवाइस में और पार्ट्स भी लगा सकते हैं। जब उन्होंने ये बात अपने बॉस को बताई तो उन्हें ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने जैक को इस पर काम करने को कहा। 12 सितंबर को उन्होंने इस मॉडल को तैयार कर दिया। जब पहला सॉलिड सर्किट सबके सामने आया तो इसका आकार पेंसिल के पॉइंट के बराबर था। I had looked at a couple of other approaches to miniaturization. As I began to see how these would fit into TI, it became very clear that the only thing that TI could make effectively at that time were semiconductor products. So since it had to be semiconductors, I began to think about how much you could do with semiconductors and realized that you could make all the circuit elements that you needed that way. Well, the initial process was mostly in thinking about it, sketching things on paper, not much physical effort for several months. At the end of that period, we actually began to try to build something, and the first circuit was finished in September. पहला इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के बाद उन्हें फर्स्ट मिलिट्री सिस्टम्स और फर्स्ट कंप्यूटर इनकॉर्पोरेटिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने वाली टीम का हेड बनाया गया। साथ ही जैक पहले हैंड हेल्ड कैलकुलेटर और पहले थर्मल प्रिंटर बनाने वाली टीम के सदस्य भी रहे। 1970 में उन्होंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ दिया और अपना स्वतंत्र काम करने लगे। 1978 से 1984 तक उन्होंने टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विशिष्ट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया। उनके पास 50 से ज्यादा अमेरिकी पेटेंट्स हैं। इसके अलावा उन्होंने सेना के लिए भी आविष्कार किए। फर्स्ट मिलिट्री सिस्टम उसी का उदाहरण है। सन 2000 में उन्हें रॉबर्ट नॉइस के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 20 जून 2005 को ये महान इंजीनियर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आज उनके जन्मदिन पर हम पूरी टीम की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। I'd like to be remembered as a good engineer. I do consider myself to be an engineer, not a scientist. I'd like to think that my work has had some contribution to society and made this at least a more comfortable place to live. अब बात उनकी जिन्होंने ड्रैकुला को रचा। उनकी कल्पना में वो शक्ति थी कि उन्होंने हॉरर राइटिंग को जन्म दिया। करीब 1 सदी तक उनका ड्रैकुला कैरेक्टर हिट रहा। उनका नाम है ब्रैम स्टोकर। It is really of your own will and leave some of the happiness you bring. Count Dracula? I am Dracula.
स्टोकर का द ड्यूटीज ऑफ क्लर्क्स ऑफ पेटी सेशंस इन आयरलैंड के नाम से पहला साहित्यिक काम प्रकाशित हुआ और 1897 में उनकी ड्रैकुला पब्लिश हुई। ये उनकी सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक मानी जाती है। ड्रैकुला की अपार सफलता ने उन्हें और भी हॉरर उपन्यासों को लिखने की प्रेरणा दी। साथ ही ड्रैकुला की प्रशंसा के बाद उनका और भी काम प्रकाशित हुआ। स्टोकर की दर्जनों किताबें उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुईं। स्टोकर आज ही के दिन डबलिन आयरलैंड में पैदा हुए थे। वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन में गए। यहाँ उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ा और 1870 में वो गणित की डिग्री लेकर स्नातक हुए। इसके बाद वो डबलिन कैसल में नौकरी करने लगे। इसी के साथ वो शाम को स्थानीय समाचार पत्र में बिन पैसे के राइटर के तौर पर भी काम करते थे। 1870 के दशक में उन्हें दुनिया घूमने का मौका मिला। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने 1875 में पहली हॉरर किताब द प्रिमरोज पाथ लिखी। इसी के साथ वो इस समय थिएटर के लिए भी लिख रहे थे। 1881 में उन्होंने अंडर द सनसेट नाम से कहानी लिखी। 1890 में आई द स्नेक्स पास के लिए उन्हें खूब सराहना मिली। राइटिंग के इस कार्य को उन्होंने जारी रखा और कई कहानियां लिख डाली। A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon. Something so incredible, I mistrust my own judgment. Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. Rats. Thousands. Millions of them. But no, this is no dream. This is Dracula, the original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood, took the form of a vampire bat, and lured innocent girls to a fate truly worse than death. 1897 में उनकी लिखी हुई ड्रैकुला पब्लिश हुई और अगली एक सदी तक ये हॉरर नॉवेल्स में सबसे ज्यादा हिट किताबों में से एक रही। ड्रैकुला से प्रेरित कई साहित्यिक, रंगमंच और फिल्मों से जुड़े हुए कार्य हैं। 1931 में ड्रैकुला पर पहली फिल्म बनी जिसमें बेला लुगोसी मुख्य भूमिका में थे। ड्रैकुला के बाद मिस बेटी, द मिस्ट्री ऑफ द सी, द ज्यूल ऑफ द सेवन स्टार्स और द लेयर ऑफ द व्हाइट वर्म उनके प्रमुख उपन्यास रहे। 2009 में भी ड्रैकुला द अनडेड नाम से एक और फिल्म आई जिसे स्टोकर के रिश्तेदार डेक्रे स्टोकर ने लिखा था। इसके लिए डेक्रे ने ब्रैम स्टोकर के हस्तलिखित नोट्स का सहारा लिया था। स्टोकर का कहना था कि जीवन में बहुत से रहस्य हैं जो समय के साथ सुलझते जाते हैं। शायद इन्हीं रहस्यों को सुलझाते हुए वो ड्रैकुला जैसे चरित्र से मिल गए। 1912 में दिल की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। हॉरर कहानियों के इस महान लेखक को हमारी पूरी टीम की तरफ से सलाम। श्रोताओं, कल फिर से मिलेंगे आपसे हम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड के साथ। तब तक अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह,